हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम संवेगात्मक बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संवेग का शाब्दिक अर्थ उत्तेजना करना होता है। संवेगात्मक लैटिन भाषा के शब्द इमूबर से लिया गया है, जिसका अर्थ उत्तेजना है। संवेग व्यक्ति की वह दशा है जिससे उसकी शारीरिक स्थिति परिवर्तित होती है तथा वह उत्तेजना महसूस करता है। कहा किया जा रहा है, व्यक्ति की शारीरिक स्थिति में जो परिवर्तन देखा जाता है वह संवेग के कारण होता है और वह उत्तेजना महसूस करता है। चलिए देखते हैं रॉस के अनुसार संवेग क्या है। संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। वे क्या कह रहे हैं? संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जब व्यक्ति संवेग में आता है तो वह उत्तेजित हो जाता है। मैकडूगल के अनुसार संवेग मूल प्रवृत्ति का केंद्रीय अपरिवर्तनशील तथा आवश्यक पहलू है। वैलेंटाइन के अनुसार जब भावनात्मक दशा तीव्रता में हो जाए तो उसे हम संवेग कहते हैं। वैलेंटाइन क्या कहते हैं? जब हमारे मन के भावात्मक दशा, जब हमारे मन का कोई भाव है और वो तीव्र अवस्था में पहुंच जाए तो उसे संवेग कहते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर उसे किसी खिलौने को चाहिए तो वह संवेग में आकर जोर जोर से रोने लगता है, तो उसमें उसके अंदर उस खिलौने के पाने की भावना तीव्र हो जाती है, तो वो संवेग में आ जाता है, रोने लगता है। इस अवस्था को हम लोग संवेग कहते हैं। आगे है कुर्न एवं मिटलर के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिसमें प्रानुभूति, आत्मनियंत्रण, आत्मसचेष्टता तथा अन्य कौशल सम्मिलित होते हैं। कुर्न के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि वह क्षमता है जिसमें प्रानुभूति, आत्मनियंत्रण, आत्मसचेष्टता तथा अन्य कौशल सम्मिलित होते हैं। संवेग जो है उसमें सिर्फ उत्तेजना ही नहीं होती, उसमें आत्मनियंत्रण भी होता है, चेष्टता होती है। व्यक्ति के अंदर अपने संवेग को नियंत्रण करने की भी क्षमता होनी चाहिए। उसमें आत्मचेष्टता होनी चाहिए कि वो जान सके कि उनके द्वारा जो संवेग किया जा रहा है, जो उत्तेजना दिखाई जा रही, क्या वो सही मायने में सही है या नहीं। मेयर एवं सेल्वे के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि में 4 घटक का उल्लेख किया गया है। मेयर और सेल्वे ने क्या किया है? सेल्वी ने किया है, उन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को 4 घटकों में बांटा है। तो चलिए पहला देखते हैं। संवेगों की पहचान, परसेप्शन ऑफ इमोशन। व्यक्ति में यह क्षमता होनी चाहिए कि वह अपने तथा अन्य लोगों के संवेग एवं भावों को सही प्रत्यक्ष या अनुभूत कर सके एवं उसमें अपने संवेगों की अभिव्यक्ति की प्रभावी योग्यता भी होनी चाहिए। व्यक्ति को अपने संवेग को सही पहचानना आना चाहिए। उन्हें अपने तथा अन्य लोगों के संवेग को पहचानना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कोई बात को कह रहा है तो वो किस संवेग में आकर कह रहा है, हमें इसका भी पहचान होनी चाहिए। दूसरा है हमारा संवेगों के प्रभाव से अवगत होना। हमें संवेग के प्रभाव से भी अवगत होना चाहिए। व्यक्ति में यह योग्यता होनी चाहिए कि वह समझ सके कि उनके संवेग किस प्रकार उनके चिंतन, स्मृति, निर्णय एवं समायोजन को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? व्यक्ति के अंदर यह योग्यता होनी चाहिए कि वह अन्य व्यक्तियों के द्वारा जो कहा जा रहा है उस संवेग को समझ सके। संवेग अगला देखते हैं। संवेगों की समझने की योग्यता। व्यक्ति में यह भी योग्यता होनी चाहिए कि वह अपने
संवेगों को समझ सके तथा उसका विश्लेषण कर सके। व्यक्ति को क्या चाहिए? व्यक्ति के अंदर यह योग्यता होनी चाहिए कि वह संवेगों को समझ सके और उनका विश्लेषण करना चाहिए। व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो बहुत बार कोई व्यक्ति किसी कार्य को संवेग में आकर करता है, तो उसे यह स्मरण रखना चाहिए कि जो जिस कार्य को संवेग में आकर कर रहा, क्या वो कार्य उचित है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में आकर किसी का भी अहित करने चला जाता है, तो इंसान को उस चीज़ का भान रहना चाहिए कि वो जो कार्य कर रहा है क्या वो सही है, ये उत्तेजना में आकर कोई गलत कार्य तो नहीं कर रहा है। इसलिए उसके अंदर संवेग को समझने की क्षमता होनी चाहिए और उनका विश्लेषण भी उन्हें आना चाहिए। संवेग जटिल एवं कभी कभी विरोधाभासी भी हो सकते हैं तथा उनकी महत्वपूर्ण सामाजिक उपयोगिता भी हो सकती है। चलिए हम लोग अपना चौथा देखते हैं, संवेगों नियमन, रेगुलेशन ऑफ इमोशन। व्यक्ति में अपने संवेगों को नियमित तथा नियंत्रित करने की योग्यता होनी चाहिए ताकि नकारात्मक संवेगों के कुप्रभाव से बच सके एवं धनात्मक संवेग का अधिक से अधिक उपयोग कर सके। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसका हम लोग छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जब कोई व्यक्ति कक्षा में कोई बदमाशी करता है, जब कोई बालक कक्षा में कोई बदमाशी करता है तो उसे तुरंत मारना पीटना नहीं चाहिए, बल्कि उसे शांत भाव से समझाना चाहिए कि उसने जो कार्य किया है वो गलत किया है। हमें बालक को शांत भाव से समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे हम नकारात्मक संवेगों के कुप्रभाव से बच जाएंगे। जब हम लोग नकारात्मक संवेग दिखाते हैं, उससे बच्चे को उत्तेजना में संवेग में आकर हम उसकी पिटाई करते हैं तो ये गलत हो जाता है। इसलिए तो इसे नकारात्मक संवेग कहते हैं। इसलिए हमें शांत होकर नकारात्मक संवेग से बचना चाहिए और अधिक से अधिक धनात्मक संवेग का उपयोग करना चाहिए। हमें बच्चे को प्यार से समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करने से अच्छा नहीं होता है। उस बच्चे को अगर हम प्यार से समझाते हैं तो इससे धनात्मक संवेग का अधिक से अधिक उपयोग करना सही माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। यहाँ पर बुद्धि के कुछ प्रमुख सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। चलिए उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। दूसरा है द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी। त्रिकारक सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी। बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी। समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। पदानुक्रमिक सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, द्रव्य धनीकृत बुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, त्रितंत्र सिद्धांत, त्रिचिंग थ्योरी। इसी तरह यहाँ पर कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं जो कि इस प्रकार है। आई होप आप इस वीडियो का लाभ उठाकर आप बुद्धि को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के साथ धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।